तुम क्या अगर तुम्हारे बाप जिंदा भी होकर अगर आ जाए तो वक्फ में संशोधन होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा है। ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी जिस दिन भी अगर वक्फ के खिलाफ अगर बात करेंगे तो इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि भारत का मुसलमान कभी भी देश से प्रेम नहीं करने वाला है और ना ही भारत के विकास में उसका योगदान रहेगा। तो उन विचारधाराओं में ओवैसी साहब भी आते हैं। सर, वक्फ को लेकर जो हो हल्ला मचा है, एक और ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि चेयरमैन तक जो है हटाने की परमिशन नहीं होगी और किसी जोकर को बिठा दिया जाएगा। आज विजयवाड़ा में रैली चल रही है, देश भर में जिस तरह का ये वक्फ को लेकर विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ओवैसी साहब से यहाँ पूछना चाहूंगा, आज वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये ईमानदार लोग बैठे हुए हैं? सारे के सारे लोग तो जोकर ही बैठे हुए हैं। और आप कहते हो कि वक्फ में संशोधन करके दूसरे धर्म के लोगों को बिठाया जाएगा, जोकरों को बिठाया जाएगा। सबसे बड़े जोकर तो आप हो, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। रुकेगा नहीं। तुम क्या अगर तुम्हारे बाप जिंदा भी होकर अगर आ जाए तो वक्फ में संशोधन होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा है। और वक्फ के नाम पर कईयों किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया और कईयों इलीगल काम किए गए। तो भाई लीगली वक्फ चले, ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की विचारधारा है। इसलिए 14 संशोधन किए जा रहे हैं, जिसमें लोकल कलेक्टर्स को, लोकल एमआरएस को, सभी को पावर दिया जा रहा है कि अगर कहीं पर गलती होती है तो कम से कम उसमें सही करने का एक प्रावधान रहेगा। वो काम हो रहा है। लेकिन आप लोगों को हम एक बात पूछ रहे हैं, जब आप कहते हो कि हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर जमीन है तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। अगर हम कागजात पूछेंगे तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि देखिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर कब्जा होगा, हमारी मदरसाओं पे कब्जा होगा, हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। इस प्रकार का भाषण देकर ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी जिस दिन भी अगर वक्फ के खिलाफ अगर बात करेंगे तो इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। भड़काऊ भाषण पे जैसे हमारे ऊपर एफआईआर होती है, हमें कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है, वैसे ही ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये भड़काने का काम कर रहे हैं। जी सर, उनका लगातार ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू, जयंत और साथ ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कारण ये बिल पास भी हो रहा है। लेकिन किस मुंह से ये मुसलमानों को जो है अपना चेहरा दिखाएंगे, ये लगातार जो है ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब की जो विचारधारा है ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं ही सबसे बड़ा एक नेता हूं। लेकिन ओवैसी जिस दिन भी सपोज अगर बिहार जाएंगे या आंध्र प्रदेश जाएंगे, वहां के मुसलमानों की विचारधारा और यहाँ के मुसलमानों की विचारधारा में बहुत अंतर है। नायडू साहब को पता है कि वक्फ में संशोधन मुसलमान भी चाहता है। नीतीश जी को पता है कि बिहार का भी मुसलमान संशोधन चाहता है वक्फ में, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें नहीं, मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है इलीगल रूप से। तो मुसलमान भी जब चाह रहा है, हिंदू भी चाह रहा है, सरकार जब चाह रही है, तो तुम कौन बोलने वाले? तुम्हारे को तकलीफ क्यों हो रही है आज पूछना चाहते हैं। लेकिन इनको जो तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि इनके विधायक गण, इनके कॉरपोरेटर और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कईयों वक्फ के लैंड को कब्जा करके बेचा है, कहीं वो राज ना खुल जाए, इसलिए वक्फ के खिलाफ ये प्रचार कर रहे हैं। सर, कुणाल कामरा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि गद्दार कहा तो स्टूडियो तोड़ दिया, लेकिन देश का सबसे बड़ा गद्दार तो वो है जिन्होंने संविधान को जो है संशोधन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान की बात अगर ओवैसी साहब नहीं बात करे तो ठीक रहता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ओपनली एक उन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम मुझे ध्यान नहीं है, हाँ, द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, ऐसा कुछ नाम था। उसमें बाबा साहब ने कहा था कि भारत का मुसलमान कभी भी देश से प्रेम नहीं करने वाला है और ना ही भारत के विकास में उसका योगदान रहेगा। तो उन विचारधाराओं में ओवैसी साहब भी आते हैं। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी संविधान का मान सम्मान करते आई है और कभी हमने संविधान का बदलाव ना करने की सोची है और ना ही हम कभी सोचेंगे। लेकिन संविधान को कईयों बार
यहाँ कांग्रेस के अधिकारियों ने बदला है इमरजेंसी जैसे लगाकर। ऐसे कईयों बार संविधान को तोड़ मटोड़ के और बदलने का प्रयत्न कांग्रेसियों के समय पे हुआ है, ना ही बीजेपी के समय पे कभी नहीं हुआ है। और रही एक कॉमेडियन की बात, देखिए वो कॉमेडियन, भाई कॉमेडी करो, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर कॉमेडी किया है जो महाराष्ट्र का आज हर वो शिव सैनिक उनको एक अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो जूते तो खाओगे। और जहां पर कार्यक्रम हुआ वहां पर शिव सैनिक है वो, और बड़े ही संकी होते हैं। जब बाबरी मस्जिद ढहाते समय पर शिव सैनिक नहीं डरे तो ये तोड़फोड़ छोटे से मैटर के लिए शिव सैनिक डरने वाले नहीं रहते। जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ। जो भी अगर हमारे नेताओं के खिलाफ बात करेगा पहले तो हाथ जोड़कर उनको समझाया जाएगा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो उनकी भाषा में जवाब ये कर दिया गया। सर, बुलडोजर लगातार चलाते रहते करके ओवैसी कह रहे थे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि नागपुर में इकबाल अंसारी की हत्या कर देते हैं मार मार कर। उन हत्यारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते, ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। देखिए, सरकार को पता है किस पर बुलडोजर चलाना है, किस पर चलाना नहीं है। तुम सजेशन मत दो, और तुम्हारे सजेशन देने से सरकार तुम्हारे सजेशन पर इम्प्लीमेंट करेगी, विचार करेगी, ऐसी मत सोचो। सरकार को पता है, महाराष्ट्र की जो सरकार है उनको पता है कि किन के वोट से सरकार जीती है। सरकार को बहुत अच्छे से पता है किन पर बुलडोजर चलाना है, किन पर नहीं चलाना है। उनका सर एक और ये था मामला कि जिस तरह से होली के टाइम में मस्जिदों को ढका गया, तो वो कावड़ों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि लेकिन जो सड़क पर चलते हैं उन पर हेलीकॉप्टर से जो है फूल बरसाए जाते हैं और नमाजियों को जो है छत और सड़क भी नहीं दी जाती है। देखिए, कावड़ की जो यात्रा होती है, कईयों भक्त पदयात्रा करते हैं, पैदल नर नारी छोटे छोटे बच्चे सभी शिव भक्त पैदल चलते हैं। वो उनके मान सम्मान से अगर कोई फूल उन पे बरसाता है, सरकार हो या मुख्यमंत्री जी हो, जो भी विधायकगण हो, ये अच्छी बात है, इसके लिए आप तारीफ करनी चाहिए। और रही आपकी मस्जिदों को ढकने की बात, तुम्हारे मौलवी खुद कहते हैं कि भाई हमारे मस्जिद पर कलर ना गिर जाए, और अगर हमारी मस्जिद पर कलर गिरेगा तो फिर हमारे लोग रोड पर आकर धरना प्रोटेस्ट या किसी पर हमला ना कर दे। तुम्हारे मौलवी कहने के बाद में ही मस्जिद को ढका जाता है। ओवैसी साहब पहले वो इंक्वायरी कर ले। मस्जिदों को ढका इसलिए नहीं जाता कि कोई मुसलमान डरे, मस्जिदों को इसलिए ढका जाता है कि मस्जिद पर कलर ना गिर जाए और कोई बवाल ना हो जाए। ओवैसी साहब एक बैरिस्टर रहकर, वो तो डुप्लीकेट बैरिस्टर है, एक बैरिस्टर रहकर इस प्रकार की छोटी भी बात वो करते तो सोचने वाली बात है। सर, कर्नाटका में मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है 4% रिजर्वेशन की बात कही है। कल टाइम समिट में अमित शाह ने कहा कि ये मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने की बात है। देखिए, कर्नाटक की सरकार की जो विचारधारा है आप सबको पता ही है। 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जो उन्होंने जो अलॉटमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो होने वाला है नहीं। तेलंगाना की सरकार ने भी पिछले बार अलॉटमेंट किया था केसीआर साहब ने कि हम 10% देंगे, हम 5% देंगे, हम 4% देंगे। होने वाला नहीं है, क्योंकि वो केंद्र के पास ही जाएगी फाइल, सो वहां से रिजेक्ट होगी। क्योंकि केंद्र क्या चाहता है, सबको एक समान लेकर चलना है, सबको एक समान से रिजर्वेशन मिलना है। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के खातिर, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के खातिर हम इतना रिजर्वेशन देंगे। जो अलॉटमेंट करते हैं ना, आज के मुसलमान को पता चल रहा है कि सभी राजनेता मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर। तो रिजर्वेशन तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, ओवैसी जैसे लोगों को कमेंट करने का तो मौका मिल जाता है। 70 करोड़ की इफ्तार पार्टी तेलंगाना सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? 70 करोड़ की हमारी इफ्तार पार्टी पहली बार हुई है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान भी इसका विरोध कर रहा है। मुसलमान ये कह रहा है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन 70 करोड़ रुपए सिर्फ इफ्तार पार्टी के लिए है। और मुसलमान ये भी कहा है कि वो खर्च करने के बजाय अगर बच्चों को स्कॉलरशिप अगर देंगे सरकार तो अच्छा रहेगा। आज कईयों मुसलमानों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, उस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इफ्तार पार्टी रखकर अभी नेक्स्ट एमएलसी एक इलेक्शन है हैदराबाद का, उसमें सिर्फ वोट लेने का एक बहुत बड़ा प्लान रेवंत रेड्डी जी ने किया है, और मैं समझता हूं वो उसमें विफल रहेंगे। महाराष्ट्र में रूल ऑफ जो है लॉ है ही नहीं, ओवैसी लगातार जो है फडणवीस सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में लॉ ऑफ रॉल अगर नहीं, अगर मैंने लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता तो ओवैसी को चाहने वाले एक भी महाराष्ट्र में नहीं रहते। आज महाराष्ट्र तरक्की में भी आगे बढ़ रहा है, विकास में भी आगे बढ़ रहा है, हर चीज में नंबर 1 आज महाराष्ट्र है। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को तभी तकलीफ होती है जब इनके जो फॉलोअर होते हैं ना, जब उनको वहां पे तकलीफ होती है
तो ये लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं। लेकिन आज बहुत ही डिसिप्लिन से महाराष्ट्र की सरकार वहां की जनता को चला रही है। अगर नागपुर के केस को अगर हम देखेंगे तो नागपुर में एक षड्यंत्र किया गया, एक प्लेस में बैठकर एक षड्यंत्र किया गया जिसमें पत्थर उत्तर सब जमा करके पब्लिक पे अटैक किया गया। जो लोग अटैक करे आज वो जेल में है, कईयों लोग फरार में है। तो वो ओवैसी को तकलीफ है क्योंकि लगभग लोग ओवैसी के फॉलोअर है, उनको अंदर डाला गया। इसलिए ओवैसी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है। कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं है। पत्थरबाजों को अच्छे से सबक सिखाया गया पूना में, महाराष्ट्र में। मैं समझता हूँ नेक्स्ट कोई पत्थर उठाने से पहले 10 बार विचार करेगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर।